सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कुछ एक पुनरावर्तन के पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, पुनरावर्तन के पॉइंट्स के अंतर्गत हम अभ्यास करेंगे कि परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं। कोई भी परमाणु होता है उसमें 3 प्रकार के कण होते हैं। 3 प्रकार के कणों में जो पहला कण है, ठीक है, जो पहला कण है वो है प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केंद्र के आसपास निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। केंद्र के आसपास निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार ये जो आपका है वो है आपका परमाणुीय केंद्र है, और ये जो बता रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है। ये क्या है? परमाणु केंद्र है, परमाणु केंद्र, और ये बताया जो मैंने वो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो स्थान होता है ना, वो केंद्र में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थान होता है वो केंद्र में होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण होता है, और न्यूट्रॉन का आवेश होता ही नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन उदासीन है। न्यूट्रॉन का आवेश होता ही नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन उदासीन है। मतलब परमाणु के अंतर्गत 3 प्रकार के अपरमाणुीय कण हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन। उसमें बच्चों सबसे जो हल्का है, सबसे हल्का वो है आपका इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। उससे थोड़ा भारी है प्रोटॉन, और सबसे भारी न्यूट्रॉन है। सबसे भारी न्यूट्रॉन है। और परमाणु के आसपास इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। जो पहली कक्षा है उसे हम के नाम देते हैं, दूसरी कक्षा को एल देते हैं, तीसरी कक्षा को एम देते हैं, और चौथी कक्षा को हम एन नाम देते हैं। कोई भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं महत्तम, उसका सूत्र है 2n²। जैसे कि पहली कक्षा है तो n बराबर हम 1 रखते हैं, 2 गुणा 1 का वर्ग मतलब 1। तो पहली कक्षा में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम दूसरी कक्षा की बात करें तो n बराबर हम लेते हैं 2। तो आप देख सकते हो 2 का वर्ग होगा 4। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या खोजनी है वो कक्षा का नंबर n बराबर रखना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलेगी। बच्चों, फिर जो टॉपिक्स है वो टॉपिक है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक को हम दर्शाते हैं Z से। तो आपने अभी देखा कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन होता है, ठीक है, और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन गति करते हैं निश्चित कक्षाओं में। तो परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और दूसरा एक बच्चों नियम है कि कोई भी परमाणु होता है उसमें सामान्यतः प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। दूसरी बात है परमाणु दल। परमाणु दल, उसको हम ए द्वारा दर्शाते हैं। तो आप सबको पता है बच्चों कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान है
वो केंद्र के कारण होता है। और केंद्र में कौन से दो कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या और परमाणु के केंद्र में रहे हुए न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या और परमाणु के केंद्र में रहे हुए न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को परमाणु दल कहते हैं। परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या और परमाणु के केंद्र में रहे हुए न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को हम परमाणु दल कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु दल। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम Z भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली बात है कि परमाणु दल की परिभाषा क्या है? परमाणु के केंद्र में रहे हुए प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को हम कहते हैं परमाणु दल, बराबर। और उसको हम A द्वारा दर्शाते हैं। सामान्य कोई भी तत्व को दर्शाने के लिए इसकी संज्ञा कैसे होती है? जैसे कि X, Z, A। X बराबर तत्व का नाम, तत्व, A बराबर परमाणुीय दल और Z बराबर परमाणुीय क्रमांक। इसके ऊपर से आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ 8O16, तो यहाँ पर A बराबर आपका 16 है, Z बराबर 8 है, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक दर्शाता है, ये परमाणु दल दर्शाता है। सूत्र का यूज़ करते हैं Z प्लस N, तो 16 इज इक्वल टू 8 प्लस N, तो N इज इक्वल टू 8, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 8 आई। परमाणु के केंद्र में जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 8। और हमने थोड़ी देर पहले ही नियम पढ़ा कि परमाणु के केंद्र में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 8। यश। फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित बल, संतुलित बल और असंतुलित बल। बेटा सीधी सी बात है, संतुलित बल, असंतुलित बल, इसमें क्या होता है? एक से अधिक बल लगते हैं। जब कोई भी पदार्थ पर एक से अधिक बल लगते हैं तो उसका कुछ परिणाम आता है कि वो कौन सी दिशा में लगा। जैसे कि आपको कोई 10 चॉकलेट दे रहा है, आपके पास से चॉकलेट ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, तो परिणाम ये होगा, ठीक है, ये होगा, या तो आपके पास चॉकलेट बढ़ेगी या तो आपके पास चॉकलेट घटेगी। अगर कोई आपको चॉकलेट दे ही रहा है तो सीधी सी बात है आपके पास चॉकलेट बढ़ेगी, चॉकलेट ले ही रहा है तो सीधी सी बात है आपके पास चॉकलेट घटेगी। पर जब आपको कोई चॉकलेट दे रहा है, फिर ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, कोई और दे रहा है, कोई और ले रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपका कुछ परिणाम आएगा, या तो आपके पास बढ़ोतरी होगी या तो घटोतरी होगी। ठीक उसी प्रकार कोई भी पदार्थ पर जब एक से अधिक बल लगते हैं, एक से अधिक बल लगते हैं, तो सीधी सी बात है पदार्थ पर उसकी कोई असर होगी या नहीं होगी। अगर कोई भी पदार्थ पर जब एक से अधिक बल लगे, और जब कोई भी पदार्थ पर जब एक से अधिक बल लगे और यदि पदार्थ की अवस्था में कोई भी प्रकार का परिवर्तन न आए, ठीक है, तो वैसे बल को हम कहते हैं संतुलित बल, बराबर। जैसे कि ये बॉल है, इस साइड से किसी ने खींचा, इस साइड से भी खींचा, इस साइड से भी खींचा, समान खींचते हैं तो सीधी सी बात है बॉल वहीं का वहीं रहेगा, बराबर। जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अधीन, मतलब ये जो बल है वो भी लगता है इसके ऊपर, ये बल भी लगता है, तो जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अधीन, संयुक्त मतलब दोनों बलों के कारण, जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अधीन पदार्थ की स्थिति में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अधीन पदार्थ की अवस्था में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसे बलों को हम कैसा बल कहते हैं? संतुलित बल।
और यदि परिवर्तन हो जाए तो असंतुलित बल। कोई इधर से 10 खींचता है, इधर से 5 ही खींचता है, तो सीधी सी बात है बॉल इस तरफ जाएगा। जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अधीन पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो तो वैसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। संतुलित बलों का जो परिणामी बल होता है वो 0 होता है। असंतुलित बलों का परिणामी बल शून्यतर होता है, मतलब शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है। संतुलित बलों का परिणामी बल 0 होता है। असंतुलित बलों का जो परिणामी बल है वो शून्यतर होता है, मतलब शून्य के अलावा कुछ भी होता है। क्या कहा? संतुलित बलों का जो परिणामी बल है वो 0 होता है। असंतुलित बलों का परिणामी बल शून्यतर होता है, मतलब शून्य के अलावा कोई संख्या होती है। यस, तो ये था आपका टॉपिक संतुलित बल और असंतुलित बल। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्ध हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।